गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद गौरव। मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर जो है हम बात करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन की। पर्यावरण जो कि आपके प्रवक्ता के सिलेबस के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके ऊपर जो है बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा था कि इस पर वीडियो बनाइए, तो इसलिए मैं इस पर वीडियो लेके आया हूँ। ओके दोस्तों, तो आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। सारी की सारी चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इन्वायरमेंट के अंतर्गत वो तो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ ही जो है इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि दो वीडियो मैं इसके अंतर्गत लाऊंगा। एक तो आज की वीडियो होगी, दूसरी जो है वो पॉल्यूशन और इन्वायरमेंट जो चेंज आ रहा है, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे रिलेटेड होगी। तो ये वीडियो नंबर फर्स्ट है और इसके बाद एक और वीडियो इसके रिलेटेड आएगी। तो आप लोग दोनों ही वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए ताकि आपको सारी की सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको प्रवक्ता स्क्रीनिंग के टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको साथ के साथ मैं उत्तराखंड जीके के भी नोट्स जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगा, और अभी तक जो भी दो चार टॉपिक मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं उसके भी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके दोस्तों, बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दे दी जाएगी, तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का हमारा वीडियो। चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं हम बचपन से लेकर आज तक जो है वो पर्यावरण को अध्ययन करते आ रहे हैं, इन्वायरमेंट को पढ़ते आ रहे हैं। तो हमारे लिए ये कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये होता है कि हम इस कुछ चीज़ें जो है वो हमारे दिमाग से निकल जाती हैं, हम उनको भूल जाते हैं। इसीलिए ये चीज़ रिवाइज, आप इसको एक तरह से रिवाइज मान लीजिए। ठीक है, तो इन्वायरमेंट हम सब जानते हैं कि जो इन्वायरमेंट है फ्रेंड्स, उसका मतलब क्या होता है कि ये हमारे चारों ओर का पर्यावरण। ये इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो फ्रेंच शब्द इन्वायरन से हुई है, जिसका मतलब होता है आवर्त या घिरा हुआ। अर्थात जीवधारी और वनस्पतियों के चारों ओर जो घिरा हुआ वातावरण होता है या आवरण होता है, या ये कुछ भी कह सकते हैं आप, जो हमारे आसपास घिरा हुआ जो भी आवरण है वो हमारा पर्यावरण कहलाता है। और पर्यावरण ही एक ऐसा कारक है फ्रेंड्स जिसके कारण से जो इतने सारे हमारे ग्रह हैं उस उन सब में केवल और केवल किस पर जीवन संभव है, हमारे पृथ्वी पर जीवन संभव है ना। तो इसका क्या रीज़न है, जो हमारे आसपास हमारा पर्यावरण है, हमारे पेड़ पौधे, जीव जंतु, हमारी प्रकृति, ये सभी कारक जो हैं हमारी पृथ्वी पर एकमात्र ग्रह है जो कि जीवन के संभव होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये है, ये सब चीज़ें तो आप जानते हैं, इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें हम आपने ऑलरेडी स्कूलों में पढ़ी हुई हैं, कॉलेजेस के अंदर भी इन्वायरमेंट होता है उसमें भी पढ़ी हुई हैं। केवल ये यहाँ पर मैं आप इसको रिवाइज एक तरह से करवा रहा हूँ। ओके, तो पर्यावरण के घटक यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट की बात अगर हम करें तो यहाँ पर हम मेनली दो प्रकार के इन्वायरमेंट के जो है कंपोनेंट्स होते हैं। पहले होते हैं अजैविक घटक और दूसरे होते हैं जैविक घटक। अजैविक यानी कि एबायोटिक एंड जैविक यानी कि बायोटिक घटक। तो अजैविक जो घटक होते हैं उनका तो आप समझते हैं, अजैविक नाम से ही पता चल रहा है। अजैविक यानी कि ऐसे कारक जो कि भौतिक तत्वों पर निर्भर हैं, ऐसे घटक जो कि भौतिक रूप से दिखते हैं इन्वायरमेंट के, है ना। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, भौतिक घटक या फिजिकल कंपोनेंट्स भी इनको कहा जाता है, जिसके अंतर्गत आपका मिट्टी, वायु, जल, ठीक है, आपके गैसें, जितनी भी पृथ्वी के अंदर जो अलग अलग प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, जितनी भी धातुएं पाई जाती, मिनरल्स पाए जाते हैं, वो सारे के सारे फ्रेंड्स इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा अजैविक घटक या एबायोटिक आपके कंपोनेंट्स। सेकंड है हमारे पास बायोटिक घटक यानी कि जैविक घटक। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के जीवित जो प्राणी और पादप यानी कि जितने भी प्राणी जो जीवित हैं, चाहे वो जीव जंतु हैं, चाहे मनुष्य है, चाहे और कितने भी क्रिएचर, छोटे से छोटा से लेकर बड़ा से बड़ा, ये सारे की सारी चीज़ें, और आपके जितने भी पादप होते हैं जिसमें आपके घास फूस से लेकर पेड़ पौधे तक सभी शामिल हैं, जिसको हम कहते हैं फ्लोरा एंड फोना। ओके, तो ये फ्लोरा एंड फोना ये सब जो है किसका भाग है, ये जैविक घटक का भाग है, या जिसमें भी जीवन है वो सब जैविक घटक का भाग है। ओके, तो ये है मेनली जो है डिवीजन फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे पर्यावरण के अंग। जो पर्यावरण है उसके क्या क्या अंग होते हैं। तो फ्रेंड्स, पर्यावरण के अंगों में बात करेंगे जैवमंडल की। जैवमंडल किसको कहते हैं, पृथ्वी के वे सभी भाग जहाँ पर जीवन संभव है, चाहे वो कोई भी भाग है जहाँ पर कि जीवन की संभव है या जीवन वहाँ पर पॉसिबल है, वहाँ पर एग्जिस्ट करता है, वहाँ पर उस जीवधारी एग्जिस्ट करते हैं, पादप एग्जिस्ट करते हैं, वो सब जैवमंडल का भाग होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इकोस्फीयर भी इसको कहा जाता है। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, आपके स्थल मंडल आते हैं, जल मंडल आता है और वायुमंडल। तीनों ही जो हमारे मंडल हैं ये इसके अंतर्गत आते हैं। ओके,
तो ये है हमारे पर्यावरण के अंग, जिसमें हम पहले बात करेंगे स्थल मंडल, जिसको हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर भी कहते हैं। कई बार जो है फ्रेंड्स इसका नाम इसी प्रकार से पूछा रहता है कि लिथोस्फीयर किसको कहते हैं, या लिथोस्फीयर कितने प्रतिशत भाग पर आपके एग्जिस्ट करता है। तो आपको इंग्लिश में भी इनका नाम याद रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स जो लिथोस्फीयर है वो भाग पृथ्वी के 29% भाग पर आपके फैला हुआ है, ठीक है। लिथोस्फीयर कितने प्रतिशत भाग पे फैला हुआ, 29% भाग पे। उसके बाद है जलमंडल। जलमंडल जो है वो हमारा हाइड्रोस्फीयर है। हाइड्रोस्फीयर लगभग 71% जो भाग है वो हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल का भाग है। और तीसरा है वायुमंडल। तो फ्रेंड्स वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के अंतर्गत, स्थल मंडल के अंतर्गत ही हम एटमॉस्फेयर को भी मान लेते हैं, ओके। यानी कि जो ये 29% का भाग है इसी के अंदर एटमॉस्फेयर भी शामिल है, जिसमें कि अलग अलग हमारी गैसें पाई जाती हैं। और उन गैसों में जो प्रमुख गैसें हैं हमारी वो कौन कौन सी है, सबसे ज़्यादा आप जानते हैं कि कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा मात्रा में उपस्थित है, जिसकी मात्रा कितनी है 78.2%। तो मान लीजिए अप्रोक्सीमेट 78% यहाँ पर आपके नाइट्रोजन पाई जाती है। और दूसरा जो है 20.9% जो है ऑक्सीजन है। तो इसको ऑन एन एवरेज हम मान लेते हैं कि 21% ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पर पाई जाती है। तीसरी नंबर पर जो है लगभग 0.03% आपका CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और उसके अलावा अन्य जो गैसें हैं जैसे कि आर्गन हो गया, ठीक है, और आर्गन हो गया, जीनन हो गया, या छोटी मोटी जो अदर गैसेज हैं, ये सारी, नियोन हो गया, ये सब जो है ये बहुत सूक्ष्म मात्रा में लगभग 0.9% के आसपास यहाँ पर पाई जाती है। तो ये कुछ मुख्य आपका डिवीजन हो जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे वायुमंडल की यानी कि एटमॉस्फेयर की स्पेसिफिक, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसको जो है मैंने अलग अलग डेफिनेशन ना लिख के इसका एक स्ट्रक्चर बना दिया, ताकि स्ट्रक्चर के माध्यम से आप सीधा सीधा समझ जाएं, ओके। तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम समझेंगे। सबसे नीचे ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी का तो पे हम रहते हैं तो वो स्थल मंडल का पार्ट है। लेकिन जब हम उससे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर हमारा वायुमंडल शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर वायुमंडल की फ्रेंड्स अलग अलग परतें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और 18 किलोमीटर तक जाते हैं लगभग। अब देखिए ये जो 18 किलोमीटर है ये ऊपर या नीचे कहीं पर आपको कम या ज़्यादा मिल सकता है, क्योंकि ये निश्चित नहीं होता है पूरी पृथ्वी पर, ठीक है। यहाँ पर जो इक्वेटर होगा वहाँ से जो है डिस्टेंस कुछ और होगी, जो पोल्स होंगे वहाँ पर कुछ और होगी, लेकिन ऑन एन एवरेज जो है वो लगभग 18 से 20 किलोमीटर जो है वो कहीं कहीं आपको 20 किलोमीटर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो पहली हमारी लेयर हो जाती है ये होती है आपके क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर। तो ये पूछा जाता है कि सबसे निचली परत पृथ्वी की कौन सी है जिसमें कि हम जो है रहते हैं, या जिसमें ज़्यादातर जो है वो सारी घटनाएं मौसम संबंधी होती हैं। तो वो है आपका ट्रोपोस्फियर। इसका नाम आपको इंग्लिश में भी याद रखना होगा। यहाँ पर जो है सबसे खासियत क्या है कि वायुमंडल का लगभग 90% भाग तो यही अकेला बना लेता है, ट्रोपोस्फियर। और यहाँ पर हमारी जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, आंधी, वर्षा, तूफान, बादल, ठीक है, और आपके ओले गिरना, जितनी भी तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब इसी मंडल के अंदर एग्जिस्ट करती हैं यानी होती हैं। और इसकी जो सबसे ऊपरी सीमा है फ्रेंड्स उसको कहा जाता है ट्रोपोपॉज। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे ऊपरी सीमा है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है ट्रोपोपॉज, और जो लेयर है उसको कहा जाता है ट्रोपोस्फियर। उसके बाद फ्रेंड्स जब हम और ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि 18 से लेकर 50 किलोमीटर का जो रेंज है वहाँ पर हमारा सेकंड जो परत पाई जाती है वो है समताप मंडल, या जिसको कहा जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। और इस मंडल में तापमान जो है वो लगभग स्थिर होता है यानी स्टैडी होता है। जबकि इससे नीचे वाले मंडल में जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा जो तापमान है वो उसमें गिरावट महसूस की जाती है, ओके। लेकिन यहाँ पर समताप मंडल का नाम ही से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या होता है, जो तापमान है वो लगभग स्टडी बना रहता है। और इस लेयर की सबसे खास बात क्या हो जाएगी कि फ्रेंड्स इस लेयर के अंतर्गत जो है हमारे ओजोन जो परत है, ओजोन लेयर है वो पाई जाती है, ओके। इस लेयर का जो सबसे निचला भाग है यहाँ पर हमारी ओजोन लेयर एग्जिस्ट करती है, जो कि 8 से 10 किलोमीटर की मोटाई के लगभग होती है। तो फ्रेंड्स जो ये ओजोन लेयर है ये हम सब जानते हैं कि ओजोन लेयर पृथ्वी के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे पृथ्वी पर जो सूर्य होता है उससे हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उनको जो है वो पृथ्वी पर डायरेक्ट आने से रोकती है, जिससे कि हमारी पृथ्वी पे जो है वो जो है जीवन एग्जिस्ट करता है। अगर वो हानिकारक किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर आ जाएं तो फिर क्या होगा, जो जीवधारी हैं वो उनको
कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। त्वचा संबंधी रोग, कैंसर, इस तरीके के रोग जो हैं वो प्राणियों में बढ़ सकते हैं। ठीक है, साथ के साथ जो है कई जो है वो बिल्डिंगों को उससे नुकसान पहुंच सकता है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत हो सकती हैं। तो इसीलिए जो ओजोन परत जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी मानी जाती है, आप सब जानते हैं। और इसके ऊपर जो है एक छेद भी हल्का सा हो गया है, जो कि कहाँ पर हुआ है, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसके ऊपर हुआ है। और वो किसके कारण हुआ है, ओजोन परत को नुकसान किसके कारण पहुंचता है, जो हमारी गैसें हैं, कौन सी हैं आपकी, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और आपके सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इस प्रकार की जो हानिकारक खतरनाक गैसें हैं उसके कारण जो है इस ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा है। तो इसीलिए जो है इस CFC के यूज़ पर बैन पूरी कई जो है देशों के अंदर लग चुका है। इसकी जगह पर जो है अल्टरनेटिव प्रयोग किया जा रहा है। अब ये यूज़ कहाँ होती हैं, जो आपके रेफ्रिजरेटर होते हैं, फ्रीज होते हैं, उनके अंतर्गत AC होते हैं जो आपके, उनमें इस प्रकार की गैसों का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये था हमारा कुछ इसके बारे में। और दूसरी आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि ये जो हमारे वायुयान होते हैं, हमारे एरोप्लेन्स होते हैं, वो इसी मंडल के ऊपर चलाए जाते हैं, क्योंकि अपेक्षाकृत यहाँ पर जब तापमान एक समान होगा तो ज़्यादातर मौसम संबंधी घटनाएं, मतलब कुछ भी ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आएगा, तो जो एरोप्लेन होता है उसमें टर्बुलेंस कम आता है। ओके, जबकि इससे नीचे वाले परत में जो है, चूँकि आंधी तूफान इस प्रकार की घटनाएं लगातार होती हैं, तो टर्बुलेंस आने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ओके, फिर उसके बाद जब हम इससे ऊपर चलते हैं फ्रेंड्स, तो 50 से लेकर 80 किलोमीटर के बीच में हमारा आ जाता है। हाँ, एक और बात नीचे वाले इसमें याद रखना कि इसकी जो ऊपरी सीमा है इसको कहा जाता है स्ट्रेटोपॉज। ओके, प्रत्येक जो लेयर होगा उसकी ऊपरी सीमा को पॉज के नाम से जाना जाता है। फिर 50 से लेकर 80 किलोमीटर के ऊपर जाते हैं हम, तो यहाँ पर आ जाता है आपका मीजोस्फीयर, मध्य मंडल। इसके बारे में कुछ खास बात याद रखने लायक नहीं है। इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है कि इसकी जो ऊपरी सीमा है इसको कहा जाता है मीजोपॉज यानी मध्य मंडल। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स जो उसके ऊपर का मंडल आता है वो 80 से लेकर 640 किलोमीटर के आसपास जो है रेंज, कहीं कहीं 690 भी दे रखा होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो मंडल है ये कहलाता है आपका थर्मोस्फीयर यानी कि तापमंडल। इस तापमंडल में सबसे खास बात क्या हो जाती है कि इस तापमंडल का ही पार्ट होता है आपका आयन मंडल। आयन मंडल जो है फ्रेंड्स उसके अंदर जो है वो पाए जाते हैं आयंस, यानी कि आपके आयंस। आयंस को क्या बोलते हैं, आयंस क्या होते हैं, देखो फ्रेंड्स जो साइंस वाले हैं वो तो समझ रहे होंगे। आयंस का मतलब होता है कि जो आपके आवेशित कण होते हैं, यानी कि चार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं उनको आयंस कहते हैं। और इस प्रकार के चार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं उसको वो जब इस मंडल के अंदर पाए जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर जो है तरह तरह की जो विद्युत चुंबकीय संबंधी घटनाएं होती हैं वो होती हैं। साथ के साथ जो हमारे रेडियो तरंगें होती हैं जिनसे हमारे जो संचार माध्यम है वो चलते हैं, रेडियो, TV, और जो सिग्नल होते हैं DTH, इस प्रकार के वो जो परावर्तन होता है वो इसी लेयर से हमारा होता है। ओके, तो फ्रेंड्स ये होता है आपका तापमंडल यानी थर्मोस्फीयर। इसकी जो ऊपरी सीमा है उसको कहा जाता है आपका थर्मोपॉज। तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर सबसे खास बात क्या है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती है, यानी टेम्परेचर राइज होता है। ठीक है, तो एक तरह से यहाँ पर जो तापमान है वो थोड़ा पृथ्वी पर के समान ही हो जाता है, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बढ़ता रहता है तापमान। ठीक है, तो फ्रेंड्स उसके बाद जो है अंतिम हमारी जो लेयर आती है वो आती है बहिर्मंडल यानी कि एक्सोस्फीयर। यहाँ पर जो है फ्रेंड्स 640 किलोमीटर या 690 किलोमीटर के ऊपर जितनी भी आपकी रेंज आएंगी ये सारी जो है वो आपके बहिर्मंडल का पार्ट होगी। यहाँ पर मेनली जो है हमारे जो सैटेलाइट्स होते हैं वो छोड़े जाते हैं। ओके, हालांकि जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो तो इसी स्पेयर में है, थर्मोस्फीयर में, लेकिन इसके ऊपर वाली जो स्पेयर है वह है आपके थर्मोस्फीयर। जो एक्सोस्फीयर है इसमें जो है बड़े जो सैटेलाइट होते हैं जैसे PSLV, GSLV, आप सब PSLV जैसे आपको पता है 42,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़े जाते हैं, तो वो सब के सब जो है वो फिर एक्सोस्फीयर में होते हैं, यानी यहाँ पर जो है वो वायुमंडल लगभग एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ओके, तो ये है फ्रेंड्स आपका कुछ डिवीजन आपके वायुमंडलीय परतों का। आई होप आप लोगों को इसमें समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे अब हम पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी क्या होती है। तो फ्रेंड्स विज्ञान की जो वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव तथा पर्यावरण के बीच में जो है वो पारस्परिक जो क्रियाएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहते हैं। समझ गए ना, यानी कि जो हमारे जीव हैं, हम जीव जंतु जितने भी हैं और जो हमारा इन्वायरमेंट है उनके बीच में आपस में किस प्रकार से संबंध होता है, इन सभी का अध्ययन हम किस में करते हैं, इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद अब बात आती है कि इकोलॉजी तो हो गया, अब इकोसिस्टम क्या होता है, इको तंत्र, पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम। इस इकोसिस्टम जो शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले AG जो टांसले हैं उन्होंने 1935 के अंतर्गत किया था फ्रेंड्स।
इको प्लस सिस्टम, दो चीज़ों से मिलकर बना है ये इको प्लस सिस्टम। ओके, तो फ्रेंड्स इको का मतलब हो गया यहाँ पर परिवेश के साथ चारों ओर का पर्यावरण, और तंत्र का मतलब हो गया आपका तंत्र, यानी कि कोई भी सिस्टम, कोई भी मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स इकोसिस्टम क्या होता है, आसान भाषा में समझिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कोई बड़ा पेड़ लगाते हैं, ठीक है, या कोई कहीं पर पेड़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उस पेड़ के चार बगल पे एक तालाब है, उस पेड़ के पे जो है वो बहुत सारे पक्षियों ने अपना घोंसला बनाया हुआ है, ठीक है। उस पेड़ पर कुछ जो है उसकी जो जड़ों के अंदर कुछ सांप वगैरह भी रहते हैं, ठीक है, कुछ आपके बंदर वगैरह भी उस पर आ जाते हैं। उसके नीचे जो है कई सारे जो पशु हैं वो तालाब पर पानी पीने के लिए आते हैं, वहाँ पर विश्राम करते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम देखते हैं कि उसके आसपास जो है ये पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम बन चुका है। अब फॉर एग्जांपल वहाँ पर से उस पेड़ को काट दिया जाए तो उसके बाद क्या होगा, उस पर जो एग्जिस्ट करने वाले पक्षी हैं वो कहाँ जाएंगे, वो वहाँ पर नहीं आएंगे। उसके ऊपर जितने भी उसके ऊपर डिपेंड लोग हैं वो वहाँ पर सब खत्म हो जाएंगे। इस तरीके से उस अकेले पेड़ की वजह से क्या होगा, उस पूरे का पूरा इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा, वहाँ पर जितने भी वहाँ पर लोग उसके अंतर्गत डिपेंड कर रहे थे, ठीक है, जितने भी उस पर कैटेगरी डिपेंड कर रही थी। तो इसी को कहते हैं दोस्तों हम इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे कि पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है फ्रेंड्स उसके क्या क्या घटक होते हैं, यानी कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसमें जो है हम मेनली दो प्रकार से कंपोनेंट्स को देखेंगे। एक तो होता है कार्यात्मक दृष्टि से और दूसरा होता है संरचनात्मक दृष्टि यानी स्ट्रक्चरल दृष्टि से। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कार्यात्मक जो दृष्टि है फ्रेंड्स उसके हिसाब से जो है दो प्रकार से हमारे इकोसिस्टम को या इकोलॉजी को हम डिवाइड करते हैं। पहला होता है स्वपोषी ऑटोट्रॉपिक। स्वपोषी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो वो सब हमारे स्वपोषी कहलाते हैं, जिसके अंतर्गत हमारे पेड़ पौधे और जो जो भी ग्रीन फ्लोरा एंड फौना है वो एग्जिस्ट करती है, तो वो आपके स्वपोषी हो जाते हैं, जो कि आपके स्वयं अपना भोजन निर्माण करते हैं। किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, हरित लवक के उपस्थिति में जो है अपना प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाते हैं। तो इस प्रकार के जो आपके तत्व होंगे ये आपके स्वपोषी तत्व कहलाते हैं, ठीक है। फिर दूसरा हमारे पास परपोषी, जो कि दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक में फ्रेंड्स जो हैं वो सारी कैटेगरी आ जाएंगे जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर है, जिसमें हमारे मनुष्य आ जाएंगे, पशु पक्षी आ जाएंगे, तो ये हमारे परपोषी कहलाते हैं। तो इस प्रकार से ये मोटा मोटा डिवीजन एक हो जाता है। दूसरा अब हम जो डिवीजन करते हैं वो है आपका जैविक घटक और अजैविक घटक, जो हमने अभी अभी पढ़ा था, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो जैविक घटक यानी बायोटिक है उसमें अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो मैंने अभी बताया था शुरू में कि जो जैविक घटक है उसके अंतर्गत जो सारी की सारी जीवित चीज़ें हैं वो एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है। अब इसके अंतर्गत के भी सब डिवीजन किया गया है कुछ, कैसे। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे वो आएगा आपका ए यानी कि प्रोड्यूसर, उत्पादक जिसको हम कहते हैं। तो उसके अंतर्गत अभी हमने बात की कि प्रोड्यूसर कौन होंगे, जो खुद स्वयं अपना भोजन बनाएंगे, वो आपके हरे पेड़ पौधे आ जाएंगे, ओके। फिर दूसरे नंबर पर आएंगे उसमें कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता, ओके। तो कंज्यूमर यानी उपभोक्ता कौन होंगे, जो कि उन हरे पेड़ पौधों को खाएंगे, ओके। या जो प्राइमरी जो प्रोड्यूसर होगा उसको जो कंज्यूम करेंगे वो आपके कंज्यूमर हो जाएंगे, जिसमें कि हमारे आपके जीव जंतु आ जाते हैं। अब ये जो कंज्यूमर है ये अगेन हम कैटेगरी के अंदर इनको डिवाइड करते हैं फ्रेंड्स। तो ये आपने कई बार पढ़ा होगा, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, है ना। तो इसमें देखिए प्राइमरी जो हमारे उपभोक्ता हो जाएंगे यहाँ पर वो कौन कौन से हो जाएंगे, जो हमारे जो हरे पेड़ पौधे इनको खाएंगे सीधा डायरेक्टली, जैसे गाय भैंस बकरी हिरन, ये सारे के सारे ऐसे हो जाएंगी कैटेगरी जो सीधे सीधे जो हरे पेड़ पौधे होंगे उनको खाएंगे। फिर हमारे दूसरे कैटेगरी में आ जाएंगे कि जो उन प्राइमरी कैटेगरी वालों को खाएंगे, तो वो कौन कौन से हो जाएंगे आपके, मेंढक हो गया, मछली हो गया, कीट खाने वाले मोर, सॉरी पक्षी हो गया, मोर, सांप, कुछ भी, मतलब जो सारे जितने भी आपको नाम याद हैं जो कि इन हरे जो शाकाहारी जीवों को आपको खाते हैं, इनको क्या कहते हैं हम, आपका मांसाहारी कह सकते हैं आप इनको, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पहले वाले कहलाते हैं आपके हर्बीवोर और दूसरे कहलाते हैं कार्निवोर, ओके। फिर आपके तीसरे जो कैटेगरी होते हैं ये सबसे अपर कैटेगरी होती है, जिसमें आपके आते हैं बाज, शेर, गिद्ध, भालू, है ना। जो मनुष्य है वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आता है, जो कि आपका घास फूस भी खा लेता है और मांस भी खा लेता है, ओके। फिर आपके जो है ये तो हमने किसके डिवीज़न किया, अभी
हम इसके डिवीजन कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो है उपभोक्ता जो जैविक घटक है वो डिवाइड है। तो हमने बताया कि उत्पादक है, फिर उपभोक्ता यानी कंज्यूमर है, और जो तीसरी कैटेगरी इसके अंतर्गत आती है वो है कंज्यूमर यानी कि अपघटक। तो फ्रेंड्स, अब जो जितने भी हमारे जो आपके जैविक और अजैविक घटक हैं वो एक ना एक दिन क्या हो जाएंगे, वो मृत हो जाएंगे, है ना। वो कुछ टाइम तक चलेंगे, उसके बाद धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगे, और जब वो खत्म हो जाएंगे या उनके अंदर प्राण चले जाएंगे उनके जैविक घटकों के, वो मर जाएंगे, तो उसके बाद जो है उसको क्या करेंगे, सड़ा गलाकर उनको वापस से जो है उनको भौतिक तत्वों के अंतर्गत परिवर्तन कर देंगे। कौन? अपघटक, जो डिकम्पोजर होते हैं, जिसके अंतर्गत आपके वो सूक्ष्म जीवाणु आते हैं जो छोटे छोटे चीज़ों में उसको तोड़कर वापस से उसको भौतिक उसके उसका भौतिक जो तत्व हैं उसके अंतर्गत परिवर्तित करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई जीव जंतु जानवर मर गए, मनुष्य की मृत्यु हो गई, उसको जला दिया, उसके बाद वो थोड़ा मोट जितना जला तो जला, नहीं तो बाकी फेंक दिया। वो बाकी जितना भी फेंक दिया वो कहाँ गया? वो नदी में चला गया या कहाँ पर मिट्टी में मिल गया। छोटे छोटे जो जीवाणु हैं वो उन्होंने क्या किया, उसको आपका और महीन भागों में तोड़ दिया और मिट्टी का वो पार्ट बन गए। उसके बाद वापस जो है उस मिट्टी में जो है अलग अलग प्रकार के हमारे पेड़ पौधे उगेंगे, वो आवश्यक पोषक तत्व तो उस मिट्टी से ग्रहण करेंगे, और इस प्रकार से वो एनर्जी फिर से कहाँ चली जाएगी? उस पेड़ पौधे के अंदर चली जाएगी। तो फ्रेंड्स, कुल मिला के ये जो साइकिल है एक प्रकार की यहाँ पर बन जाएगी, एक चक्र बन जाएगा, ठीक है। और ये चक्र जो है ये क्या कहता है, ये डिपेंड करता है, ये यही क्या कहता है कि ऊर्जा हमेशा जो है पृथ्वी की जो कुल ऊर्जा होती है वो कांस्टेंट होती है। ये आपने फिजिक्स में भी नियम पढ़ा होगा, द रूल ऑफ कांस्टेंट एनर्जी, यानी कि जो पृथ्वी की जो कुल ऊर्जा है वो हमेशा निश्चित रहती है। आप देख सकते हैं कि ऊर्जा जो है वो कहाँ से, जीवधारियों से अंदर, जब वो मर गए तो डिकम्पोजर ने उसको मिट्टी में मिला दिया, मिट्टी के बाद वो वापस से पेड़ पौधों में जाएंगे, फिर पेड़ पौधे उनको उनको कौन खाएगा? फर्स्ट कंज्यूमर खाएगा, फिर सेकंड कंज्यूमर खाएगा, इस तरीके से थर्ड खाएगा, फिर वो मरेगा, फिर वापस से वो मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये फ्रेंड्स एक स्पेशल साइकिल लगातार चलती रहती है, ठीक है। लेकिन कुल एनर्जी जो पृथ्वी की होगी वो हमेशा कांस्टेंट हमेशा रहती है। आगे हम बात करेंगे दूसरा जो है वो अजैविक तत्व। अजैविक तत्व में वो सारे तत्व आ जाएंगे जो कि जिनके अंदर वो नॉन लाइफ वाले जितने भी तत्व हैं, जिसमें कार्बनिक अकार्बनिक हमारे तत्व कौन कौन से हमारे, जल, वायु, प्रकाश, तापमान हो गया आपका, खनिज पदार्थ हो गए, मृदा हो गए, जो आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी पाई जाती जितने, और मिट्टी हमारी सॉइल होगी, जो हमारे आपके धातुएं पाई जाती हैं, अधातुएं पाई जाती हैं, ये सब के सब जो हैं वो एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा मोटा मोटा डिवीजन हो जाता है। अब अगर हम बात करें खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल की, यानी कि फूड चेन या फूड आपका फूड श्रृंखला और जाल को क्या कहेंगे आप? फूड नेट कहते हैं इसको, ठीक है। तो फूड चेन के अंदर अभी हमने जो बात की वही बात होगी कि यहाँ पर जो है वो घास जो है वो उत्पादक हो गया, है ना, प्रोड्यूसर हो गया, फिर उसको खरगोश ने खाया तो वो पहला उपभोक्ता हो गया, फिर शेर व चीता है उन्होंने इसको खाया तो वो सेकंड आपके कंज्यूमर हो गए, और फिर बाज, चील वगैरह जो बड़े प्राणी हैं उन्होंने जो है इन सबको खाया तो वो तृतीय उपभोक्ता हो गए। तो ये इस प्रकार से ये क्या हो गया, एक प्रकार की साइकिल बन गई। तो इसी साइकिल को हम क्या कहते हैं कि ये एक खाद्य श्रृंखला है। अब ये अलग अलग प्रकार से हो सकती है, एक से ज़्यादा खाद्य श्रृंखलाएं अलग अलग, जैसे जल मंडल में अलग प्रकार की हो सकती है, स्थल मंडल में अलग हो सकती हैं, जंगल में कहीं कहीं किसी प्रकार का जंगल है तो वहाँ दूसरे प्रकार की खाद्य श्रृंखला होगी। लेकिन ये सारी की सारी खाद्य श्रृंखलाएं ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो ये जुड़ी हुई जब जब जुड़ जाएंगी तो एक प्रकार का क्या बन जाएंगे, एक प्रकार का ये नेट बना देंगे कि ये इससे जुड़ी हुई, ये इससे जुड़ी हुई है, इससे जुड़ी हुई है, आपस में सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो इससे बन जाएगा आपका फूड वेब, यानी कि पूरा पूरा एक वेब बन जाएगा, खाद्य जाल बन जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा दोस्तों कुछ चीज़ें। अब इसके अंतर्गत एक और चीज़ रह गई है, वो है ऊर्जा का पिरामिड। ये क्या होता है? जो लिंडमैन है इन्होंने जो है एक ऊर्जा का पिरामिड का एक सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा कि प्रत्येक जो अगला लेवल आता है आपके फूड चेन के अंतर्गत, उसमें जो है ऊर्जा का ह्रास होता है, यानी ऊर्जा का क्षय होता है, तथा केवल 10% एनर्जी ही जो है वो नेक्स्ट लेवल तक पहुंच पाती है, और जो शेष ऊष्मा होती है वो उसका उपयोग हो जाता है ऊष्मा के रूप में। तो फ्रेंड्स, इसका क्या मतलब हुआ? जैसे इसको देखिए, आप इस चित्र को देखिए, जो ये प्रोड्यूसर लेवल पर हमारे पहले जो उत्पादक हैं, यहाँ पर जो है एनर्जी मिली कहाँ से? सूर्य से इन्होंने एनर्जी को ग्रहण किया, फिर प्रकाश संश्लेषण किया, उसके बाद भोजन बनाया। तो ये जो पहली फर्स्ट लेवल पे इनकी जो एनर्जी है, ये जो है वो सेकंड लेवल पर केवल कितनी रह जाएगी? 10% रह जाएगी।
प्राइमरी कंज्यूमर लेवल पर, जहाँ पर आपका रैबिट आ जाएंगे, डेयर्स, गोट, इस प्रकार के जानवर आ जाएंगे। फिर जब अब आप एक और लेवल ऊपर कूदोगे तो यहाँ पर मात्र 1% ये एनर्जी रह जाएगी, जो कि यहाँ पर कौन कौन से होते हैं आपके, बियर, स्नेक्स, फॉक्स, इस प्रकार के जानवर होंगे। और तीसरे लेवल पर यहाँ पर आपके मात्र 0.1% एनर्जी रह जाएगी, जो कि होगा वोल्फ, ईगल, ओल। तो इस प्रकार से एनर्जी का लगातार डिक्रीजमेंट होता जाएगा जब तक हम ऊपर अपर लेवल पर बढ़ेंगे। ओके, तो ये कुछ इस तरह के चलती हैं। अब हम आगे बात करेंगे बायोमैग्निफिकेशन, यानी कि जैव आवर्धन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, बायोमैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार जो है ये बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर मैंने इससे क्वेश्चन देखा है। ठीक है, तो क्या होता है ये, एक लाइन में समझिए। खाद्य श्रृंखला में पोषी स्तर के साथ साथ कुछ रासायनिक पदार्थों की जो मात्रा है वो रहती है, और उसे ही हम क्या कहते हैं, जैव आवर्धन कहते हैं। कहने का क्या मतलब हुआ कि जैसे अगर फूड चेन है उसमें जो है वो हमेशा क्या होता है, जब कोई जो प्राइमरी लेवल का उत्पादक है उसने कुछ ना कुछ अगर कुछ पर्यावरण के अंदर कोई केमिकल एग्जिस्ट कर रहा है या कोई पोल्यूशन है जिसमें कि केमिकल है, तो प्रत्येक अगले लेवल पर जब जाकर वो केमिकल की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, कम नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है। उसी को क्या कहते हैं, हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पानी है, समंदर के अंदर पानी होता है, और पानी में जो है दुनिया भर का कचरा जो है वो नदियों से जा रहा है, सारी जो है नदियाँ समुद्र में मिल रही हैं, ऊपर से इतने बड़े बड़े जहाज जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, पूरा पॉल्यूशन जो है नदी में जा रहा है, तो कई प्रकार के केमिकल भी उसमें मिल रहे हैं। तो वो केमिकल फॉर एग्जाम्पल वाटर के अंदर मात्र उनकी मात्रा इतनी है, 0.00003 ppm। ppm का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन, जो अशुद्धि है उसको मापने की इकाई होती है ppm। ओके, अब जो है इस वाटर के अंदर जो है आपको पता है कि जो क्या होगा, छोटे छोटे घास के वो उग जाते हैं, पौधे उग जाते हैं। ठीक है, तो उनको क्या कहता है, जू प्लैंकटन कहा जाता है। छोटे पौधे होते हैं, बहुत ज़्यादा महीन पौधे, वहाँ पर इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, जो केमिकल होगा वो बढ़ जाएगा, 0.4 ppm तक पहुँच गया है। ओके, अब ये जो जू प्लैंकटन होते हैं, ये जो छोटी मछलियाँ होती हैं, उनको ये बहुत अच्छा लगता है, तो उनके लिए उनका ये फेवरेट खाना होता है। अब वो जो छोटी मछलियाँ हैं वो इसको खाएंगी, और उनके शरीर में जाकर इसकी मात्रा फिर से बढ़ जाएगी, जो 0.5 ppm तक यहाँ पर हो जाएगी बायोमैग्निफिकेशन के द्वारा। फिर जब हम नेक्स्ट जो है लार्ज फिश को खाएंगे, यानी जो स्मॉल फिश है उसको लार्ज फिश खाएगी, तो यहाँ पर फिर से उस केमिकल की मात्रा उसके शरीर के अंदर बढ़कर 2 ppm तक पहुँच जाएगी। और फाइनली जब हम लार्ज फिश जो है उसको फिश ईटिंग कोई बर्ड्स होगी वो खाएगी, या कोई इंसान जो है मनुष्य उसको खाएगा, तो वहाँ पर उसके अंदर कितनी मात्रा जाएगी, 25 ppm की मात्रा जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ मात्र 0.0003 ppm की जो इतनी स्मॉल क्वांटिटी थी वो बढ़कर यहाँ पर 25 ppm तक पहुँच गई है। तो इसी को कहते हैं फ्रेंड्स बायोमैग्निफिकेशन। जो प्रत्येक लेवल होता है उस पर ये जो केमिकल्स होते हैं ये बढ़ते ही जाते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरीके से इसको कहते हैं आपका बायोमैग्निफिकेशन। तो ये था हमारा आज का जो है इन्वायरमेंट का टॉपिक। अब आई होप आप लोगों को ये चीज़ें जो भी मैंने बताई ये समझ में आई होगी, और जो आप लोगों ने पहले से अगर पढ़ी हुई हैं ये सब चीज़ें तो आपका रिवीजन हो गया होगा। ओके, तो इसीलिए अच्छी बात है, अगर जिसने देखा हो, जिसको आता है भाई तो वो मत देखें, जिसको नहीं आता है तो वो देख सकता है। तो फ्रेंड्स ये आज के लिए आप इतना काफ़ी है, और इसमें जो है जो जलवायु परिवर्तन है उसके ऊपर भी मैं बनाऊंगा, क्योंकि उस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, थैंक यू।